हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। देखिए, जो न्यायपालिका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना केवल आपके एग्ज़ाम और आपके सिलेबस से के रिगार्ड है, बल्कि ये हर चीज़ में काम आता है। आपको ये इसके बारे में पता होना ही चाहिए। ये आपका एक व्यवहारिक ज्ञान है, इसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि ये हर जगह इंटरव्यू के दौरान भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और ये 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए भी। तो यानी कि ये कहने को एक सिलेबस का पार्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो चलिए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो नॉलेज होती है ना, वो कभी बेकार नहीं जाती। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको अपने ग्रेजुएशन का जो आंसर फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही चेंज कर देना है कंपैरिजन टू 12th क्लास के आंसर फॉर्मेट के। देखिए, जो आप 12th क्लास में आंसर का फॉर्मेट लिखते थे, अप्लाई करते थे एग्ज़ाम में, ये यहाँ पर बिल्कुल ही उसका अपोजिट है। आप वहाँ पर 32-33 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के पेपर में करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखकर अपना आंसर तैयार करना है। जहां आप लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज में किया करते थे, वहीं एक का आंसर आपको कम से कम 6 से 7 पेजेस में आपको लिखना होगा। ना केवल इसमें मैं आपको न्यायपालिका के बारे में समझाऊंगी, बल्कि एक आंसर फॉर्मेटिंग का तरीका भी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना बीए का एक आंसर तैयार करना है। क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन लेवल पर आ गए हैं, तो आपका आंसर भी कुछ खास होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट में होना चाहिए। आप 12th क्लास की अगर आप वैसे आंसर फॉर्मेट को अपने बीए के आंसर फॉर्मेट में लिखते हैं आंसर राइटिंग में, तो आपको मार्क्स बिल्कुल ही नहीं मिलने वाले और आप फेल भी हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आंसर फॉर्मेटिंग अपना बिल्कुल ही 12th क्लास की जैसा चेंज कर दीजिए, वैसा आप नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बीए के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो कि आप 1 से 1.5 पेज में, यानी कि 1 पेज में तो आप लिख ही सकते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट। जो इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा जा रहा है, उसी को हम कुछ डिफाइन करके उसका इंट्रोडक्शन बना देते हैं, जिससे हम प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। तो चलिए, पहले हम इसकी भूमिका एक जान लेते हैं कि कैसे आखिर न्यायपालिका की हम भूमिका लिखेंगे। देखिए, हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि भारत में न्याय की एकल व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों से बहुत ही ज़्यादा अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। देखिए, जो न्यायपालिका है वो सरकार के तीनों अंगों, जैसे कि आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र संस्था है इन दोनों, मतलब कि सरकार के तीनों अंगों में से, जो न्याय के उद्देश्य से स्थापित की गई है। हम ऐसे लिखेंगे कि इस उत्तर में हम, ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है, इस उत्तर में हम न्यायपालिका की संरचना, कार्यों व शक्तियों की विवेचना करेंगे। और इसमें हम लिखेंगे कि वास्तव में सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसने 1950 से ही संविधान की व्याख्या व सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। तो आप इस तरीके से और भी बढ़ा चढ़ाकर जो इंट्रोडक्शन है वो एग्ज़ाम में अपना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है न्यायपालिका, यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आखिर ये है क्या। इसके बारे में भी हमें कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बना के एग्ज़ाम में लिखने हैं, ताकि जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो अट्रैक्टिव हो जाए हमारे आंसर के प्रति। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे। तो आप ऐसे पॉइंट बनाना, क्या है न्यायपालिका। न्यायपालिका वह संस्था है जो व्यक्तियों को अन्याय के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी कि हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अर्थात वह संस्था जो किसी भी नागरिक की सहायता अन्याय की स्थिति में न्याय प्रदान करके की जाती है।
तो देखिए आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ये एक न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्तियों को अन्याय से बचाने के लिए बनाई गई है। ये अन्याय के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग, व्यवसाय तथा संपत्ति के आधार पर एक समान रूप से न्याय करता है। यानी कि जब न्यायपालिका न्याय करता है तो ये नहीं देखता कि कटघरे के सामने, कटघरे के अंदर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो काला है या गोरा है, या फिर वो किसी हिंदू जाति का है या फिर मुस्लिम जाति का है, या फिर उसका लिंग क्या है, लड़का है या लड़की है, या काला है या गोरा है, ये नहीं देखता। बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, ये कुछ नहीं देखता। कटघरे में खड़ा जो व्यक्ति है वो एक गरीब भी हो सकता है और एक प्रधानमंत्री भी हो सकता है। सबके ऊपर जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, वो इक्वली फॉलो होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यही है। तथा एक समान कानूनों का निर्माण करता है। एक समान कानूनों का निर्माण करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए कानून जो है वो समान है। इसे कानून के शासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की संरचना, यानी कि भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है, न्यायपालिका कैसे काम करता है, न्यायपालिका कैसे बटा हुआ है। तो देखिए इसके लिए हमें एक पिरामिड शेप बनाना चाहिए पेपर में, ताकि अट्रैक्टिव करने, अपना आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी संरचना के लिए स्तर बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर जो होता है वो सर्वोच्च होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे लेवल पर जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जिला न्यायालय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सबसे छोटा, यानी कि लोकल लेवल पर जो हमें मिलता है। तो देखिए जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, यहाँ पर सबसे छोटे मुद्दे आते हैं, दिवालिया मुद्दे आते हैं, जो लड़ाई झगड़े के, संघर्ष वगैरह के जो लोकल लेवल पर उद्घटित हो जाते हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। अगर यहाँ पर से बात नहीं बनती तो उसे जिला न्यायालय में उस मुद्दे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर जिला न्यायालय में भी ना उसकी सुनवाई ना हो तो उसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसी इसकी संरचना है। यानी कि कोई भी मतलब कि जो मुद्दा है जो इन तीनों न्यायालयों से सॉल्व ना हो वो सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, वहाँ न्याय ज़रूर मिलता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थान रखता है। यानी कि आपने देखा कि जो पिरामिड नुमा शैली जो हमने बनाई थी उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी के शीर्ष पर, यानी कि टॉप पर अपना स्थान रखता है। तथा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामले पर सामूहिक फैसला लेता है। यानी कि जो इनके अधीनस्थ, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अंडर में जो तीनों न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये तीनों के मामलों पर अपना फैसला रखता है। तीनों में जो भी अगर मुद्दे आए वो सॉल्व नहीं हुए, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो वो सर्वोच्च न्यायालय उसे देखता है। अब देखिए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और डिटेल में कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय है क्या। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उनके न्यायाधीशों को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। देखिए ये तो करना जाहिर सी बात है, ये तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सारे जो न्यायालय हैं वो काम करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है इसके अंदर ये प्रस्ताव पहले ही डाल दिया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बाकी सभी न्यायालयों से और सरकार के सभी अंगों से ज़्यादा शक्तिशाली, निष्पक्ष होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये शक्तिशाली होगी और इनके जो न्यायाधीश है वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। इन्हें सबसे ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएगी कम बाकी सब न्यायालयों से। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक व बगैर किसी दबाव के न्याय कर सके। उसे इतनी शक्ति इसलिए दी गई है, उसके न्यायाधीशों को शक्ति इसलिए दी गई है ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक और किसी के दबाव में ना आए और बिना किसी के दबाव में आए हुए निष्पक्ष न्याय कर सके। यानी कि जो इम्पार्शियल जो जस्टिस है वो ये कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आएगा आपका, जो एक फैक्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा एकीकृत न्याय व्यवस्था की शुरुआत, 1935 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है उसके द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो था वो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। आपको ये डेट याद रखनी है, ये बड़े बड़े इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना यानी कि उसका गठन कब हुआ था।
तो जो उसका उद्घाटन है, यानी कि उसका उद्घाटन जब किया गया था तो वो तारीख थी 28 जनवरी 1950। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीशों की नियुक्ति। आखिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है वही उन्हें कहीं ना कहीं शक्तिशाली बनाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सहायता से करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो बाकी के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति है वो तो करते ही हैं, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 33 न्यायाधीशों का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय हेतु किया गया है। यानी कि ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या बताइए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि टोटली 34 जो न्यायाधीश है उसका प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। न्यायाधीश पद हेतु किसी व्यक्तियों को, कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, पर उसे वकालत का अनुभव होना चाहिए और कानून का वो विशेषज्ञ होना चाहिए। ये मतलब कि उनके लिए योग्यता है कि जो व्यक्ति जो न्यायाधीश बनना चाहता है उसे वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो कानून का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु जो है, न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 ईयर रखी गई है, ताकि वो निडर होकर अपना काम कर सके 62 सालों तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के अनुसार न्यायाधीश अपने वेतन व भत्ते के लिए विधायिका और कार्यपालिका पर निर्भर नहीं होते। देखिए, जो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो न्यायाधीश है, जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, वो जो न्यायाधीश है, जो जजेस है, वो ना ही अपने वेतन के लिए, अपनी सैलरी और भत्ते के लिए विधायिका और कार्यपालिका पर निर्भर नहीं होती, यानी कि इन दोनों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है अपनी सैलरी को लेकर। न्यायाधीशों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व जहां कार्यपालिका पर है, वहीं न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति जो है वो विधायिका के पास है। इसी कारण जो न्यायाधीशों का पद है वो सुरक्षित होता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आप समझ रहे होंगे कि जो न्यायाधीश हैं उनको इतनी शक्ति, पावर उनके पास कैसे है। तो देखिए, एक तो ये है कि जो मतलब कि उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो विधायिका के पास है, और जो उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया है वो कार्यपालिका के पास है। और वो 62 ईयर्स तक उनकी रिटायरमेंट की एज ही रखी गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कैसे अपना काम बिना निडर के निष्पक्ष करते हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं होता। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो उसकी नियुक्ति का जो उत्तरदायित्व वो कार्यपालिका पर है, यानी कि जो प्रधानमंत्री हो गया, यानी कि उनके मंत्रिमंडल हो गया, ये सब कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो इसका उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर है और उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास होती है। इस प्रकार इनका पद सुरक्षित रहता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा अनुसार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखिए, अब जो मुख्य न्यायाधीश है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसकी एक परंपरा भी है। परंपरा क्या है कि जो न्यायाधीश है बहुत ज़्यादा पुराने, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है, जो सारे न्यायाधीश है उसमें से मुख्य न्यायाधीश वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा पुराना है। सबसे ज़्यादा पुराना है इसका मतलब उसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाता है मुख्य न्यायाधीश जो सबसे वरिष्ठतम यानी कि पुराना होता है। मुख्य न्यायाधीश पद हेतु चुनता है राष्ट्रपति उसे ही, परंतु 1973 में यानी कि 1973 में क्या हुआ था कि इस परंपरा का उल्लंघन हुआ था। ये जो परंपरा है पुराना न्यायाधीश चुनने की, इसका उल्लंघन हुआ था। कैसे हुआ था? जो न्यायमूर्ति था A.N. रे, उसको अन्य 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए बनाया गया था। यानी कि जो ये परंपरा है इसका उल्लंघन भी हमें देखने के लिए मिलता है 1973 में। वहाँ पर 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हुए भी A.N. रे को जो है वो बना दिया गया था मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों को पद से हटाना। अब न्यायाधीशों को कैसे पद से बर्खास्त किया जाता है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। केवल कदाचारिता की स्थिति में ही
न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि कदाचार सिद्ध होने पर, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल कानून के विरोधी चलने पर, कानून के अपोजिट जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर वो व्यक्ति नहीं चलता है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, कदाचार सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पद से हटाने की, बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि न्यायाधीशों का निष्कासन एक असंभव प्रक्रिया बनी रही है। देखिए, जो इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा कठिन है कि जो मतलब एकदम से बिल्कुल इम्पॉसिबल ही नज़र आती है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इन्हें केवल एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिसका नाम है महाभियोग। देखिए, जो महाभियोग है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभियोग को प्रक्रिया को डिफाइन कीजिए। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। महाभियोग नामक प्रक्रिया का पालन किए बिना जो न्यायाधीश है उन्हें उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो संसद में न्यायाधीश के आरोप पर विशेष बहुमत होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक न्यायाधीश है वो कदाचार सिद्ध हो गया है, यानी कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, उसे हटाना है, तो जो अन्य सभी न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, संसद में उसके विरुद्ध, उस न्यायाधीश के विरुद्ध क्या करेंगे, विशेष बहुमत डालेंगे। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज तक इस प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सका है। ये एक असफल प्रयास है। यानी कि ऐसा किया जाता है, लेकिन जो संसद में मत होना चाहिए वो 3/4 होना चाहिए, यानी कि बहुमत होना चाहिए यानी कि सभी लोग उसे हटाना चाहते हैं, यानी कि 3/4 जो लोग हैं वो उसे हटाना चाहते हैं उस व्यक्ति को, यानी कि उस न्यायाधीश को, तभी वो हटेगा। अगर 3/4 बहुमत नहीं होगा तब वो नहीं हट सकता। तो आज तक इस प्रक्रिया का, महाभियोग प्रक्रिया का जो पालन करके किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, ये असफल प्रयास है। 1991 में न्यायमूर्ति रामास्वामी को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। जो न्यायमूर्ति रामास्वामी जी थे उन्हें 1991 में हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का यूज़ किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ कहाँ पर अपना जो अधिकार होता है वो रखता है, उसका क्या क्या क्षेत्राधिकार है, यानी कि उसके जो एरियाज़ में कौन कौन से उनको सेक्टर दिए गए हैं, उसके अधिकार में क्या क्या चीज़, कौन कौन से मुद्दे हैं। तो देखिए, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक है। यानी कि विश्व की जब शक्तिशाली न्यायालयों की बात आती है तो उसमें हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी गिनती होती है। यह संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करता है। यानी कि इसके ऊपर भी कुछ दबाव है। वो क्या दबाव है कि जो संविधान के द्वारा जो इनके लिए रूल रेगुलेशन निर्धारित कर दिए गए हैं ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इसका पहला क्षेत्राधिकार है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो कोई मुकदमा होता है वो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाता है, फिर जिला न्यायालय में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, उससे नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। तो जो मौलिक क्षेत्राधिकार है इसके अंदर जो कुछ चुने हुए मुकदमे होते हैं उसे इन तीनों न्यायालय में ना ले जाकर, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में ना ले जाकर, हाई कोर्ट में ना ले जाकर सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संज्ञा मुद्दों पर एक अंपायर की तरह निर्णायक की भांति कार्य करने में शक्ति देता है। जैसे कि केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद, अगर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो गया तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अंपायर की भांति काम करेगा। जैसे कि क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो अंपायर होता है वो दोनों पक्षों को संतुलित यानी कि बैलेंस करने का काम करता है। तो इसी तरीके से अगर केंद्र और राज्यों में विवाद हो गया, किसी चीज़ को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो वहाँ पर मध्यस्थता करेगा। विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी विवाद, केंद्र राज्यों के बीच हो तब भी करेगा, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो भी वो करेगा। बात हो जाता है पानी को लेकर या फिर कोई भी संघर्ष हो जाता है तो वो जो मुद्दा है वो सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। इन्हीं मुद्दों को क्या कहा जाता है, मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यानी कि ऐसे मुद्दे जिसका सुनवाई
निचली अदालतों में ना ले जाकर सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाए। तो आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, जो भारतीय संविधान है इसके द्वारा अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 है, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में सरकार को आदेश या निर्देश देने का अधिकार है, जिसे रिट संबंधी अधिकार भी कहा जाता है। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 14 से लेकर 32 तक जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा आर्टिकल 32 है यानी कि अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है, हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये कौन सा अधिकार है, इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो जो हमारा जो सबसे लास्ट का जो छठा मौलिक अधिकार है वो यही है, अनुच्छेद 32 के तहत की संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि हमारे पांचों जो मौलिक अधिकार है इसका हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि अपने मौलिक अधिकार छठे के तहत हम सीधा का सीधा कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं अगर किसी ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया तो। इसी को रिट संबंधी अधिकार भी कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस मुद्दे पर जो है एक्शन ले सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का किसी ने हनन किया है, तो हम सीधा का सीधा इन दोनों न्यायालयों में जा सकते हैं। इसको रिट संबंधी क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी कि ये भी पूछते हैं कि रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है इसको डिफाइन कीजिए, तो ये भी आता है। यानी इसके अंतर्गत जो न्यायालय है उसे 5 तरीके के अधिकार होते हैं। पहला कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधादेश, चौथा अधिकार प्रक्षालेख, पांचवा उत्प्रेक्षण रिट, यानी कि उन्हें रिट जारी करने का अधिकार होता है। वो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में बुला सकते हैं, सीधा का सीधा हाजिर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरे मसले की दोबारा से जांच करना। कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी मसले की दोबारा से जांच करा सकता है। यानी कि कोई भी मुद्दा हो उसके ऊपर ये पुनर्निरीक्षण की जो आदेश है वो दे सकता है, यानी कि दोबारा जांच करने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट है वो दे सकता है किसी भी मुद्दे पर, उसके पास ये अधिकार है। इसी को अपीली क्षेत्राधिकार कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट अगर गया है किसी मुद्दे को लेकर और जो हाईकोर्ट द्वारा जो किया गया न्याय है वो उसे अगर अच्छा नहीं लगता तो वो उच्च न्यायालय के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि जो उच्च न्यायालय का जो मेरे लिए फैसला जारी किया गया है, मेरे लिए जो न्याय किया गया है वो मुझे इम्पार्शियल नहीं लगता, वो मुझे निष्पक्ष नहीं लगता, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो उसकी जांच आप कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ भी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, जो पूरा मुद्दा हुआ है उस व्यक्ति के साथ जो भी पूरा मुद्दा है उसे दोबारा जांच करने की जो है वो ऑर्डर दे सकता है। परंतु उच्च न्यायालय को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि उस मसले में संविधान कानून की व्याख्या करने का मुद्दा फंसा है। यानी कि जब ऐसा जब ही हो सकता है जब जो हाई कोर्ट है वो लिख कर देगा कि जो भी मसला जिस पर उसने फैसला लिया है, जिस पर उसने न्याय किया है, वो मसला संविधान और कानून की व्याख्या करने के लिए है। यानी कि जो कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल अगर संविधान में अगर कोई संशोधन करना चाहता हो या फिर कोई कानूनी गड़बड़ी कोई आदमी कर रहा हो तो वो मुद्दा वहाँ पर लाया जा सकता है। इसी को अपीली क्षेत्राधिकार कहा जाता है। फौजीदारी, दीवानी और संवैधानिक सवालों से जुड़े मुकदमों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। फौजीदारी और दीवानी और संवैधानिक मसले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो संवैधानिक जो भी मसले होते हैं, जो संविधान पर उंगली उठाए जाते हैं, जो भी संविधान में परिवर्तन करना होता है, जो भी संविधान में संशोधन करने के खिलाफ या फिर जो भी संविधान द्वारा अगर कोई नियम पारित किया जाता है, कोई कानून पारित किया जाता है, वो लोगों को पसंद ना हो, उसमें चेंज करना हो, तो ये सारा काम क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि किसी मुद्दे में अन्य उच्च न्यायालय जो है उसके अपील यानी कि यदि किसी मुद्दे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी अपील किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय अपील को विचार हेतु रखने का अधिकार रखता है। यानी कि अगर उच्च न्यायालय लिखित रूप में ना दे तब भी जो अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुद्दा गया है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार करता ही है।
यदि न्यायालय जो निचली अदालत है उनके द्वारा सुनाए गए फैसले सर्वोच्च न्यायालय को न्याय संगत नहीं लगे, यानी कि जो निचली अदालत है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है, ये सभी जो अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय को अगर न्याय संगत नहीं लगता, यानी कि उसे इम्पार्शियल नहीं लगता है, तो वो उसे बदल भी सकता है और उन प्रावधानों की नई व्याख्या फिर से दे सकता है। उसके लिए कोई भी कुछ उसे नहीं कह सकता। तीसरा आता है विशेषाधिकार। भारतीय भूभाग के किसी भी न्यायालय यानी कि अदालतों द्वारा पारित मसले या लिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसे न्याय सक्रियता कहते हैं। तो जो न्याय सक्रियता है, इसके तहत की गई अपील पर सुनवाई का अधिकार रखता है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो न्याय सक्रियता की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई है। जो न्याय सक्रियता है उसे स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई है। यानी कि भारत की ज़मीन पर कोई भी न्यायालय है, कोई भी न्यायालय हो, वो अगर कोई किसी मुद्दे पर फैसला लेता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी इसी शक्ति यानी कि न्यायिक सक्रियता SLP के तहत क्या करता है कि अपील पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है, यानी कि दोबारा से उस पर जांच करने का अधिकार रखता है। इसी को न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी ताकि अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको शक्तिशाली बनाया जाए, तथा इसकी शुरुआत पहली बार मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में दिखाई दी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP यानी कि न्यायिक सक्रियता के बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो आपको अगर इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है नॉलेज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। आप वहां से इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट हेडिंग है अभिलेख का न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कोड ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी फैसलों को साक्ष्य व अभिलेख के रूप में संभाल कर रखा जाता है। ये हमें मिलता है अनुच्छेद 129 के तहत। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कोड ऑफ रिकॉर्ड है। इसके अंदर जो भी मुद्दे जाते हैं उसे साक्ष्य और अभिलेख के तौर पर रखा जाता है संभाल कर। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंड देने का भी अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का इकलौता व्याख्याता है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वही केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। जो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, इसे परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर राष्ट्रपति लोकहित तथा संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, इसके अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो जनता की भलाई करने के लिए और संविधान की व्याख्या करने के लिए या फिर संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह यानी कि परामर्श ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति सलाह मानने को मजबूर नहीं है और ना ही कोर्ट परामर्श देने को मजबूर है। यानी कि जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर से जो है वो सलाह ले, उसके ऊपर कोई मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारतीय भूभाग के सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। जो भारत की ज़मीन पर जो भी न्यायालय है उसके जो मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका फैसला भारत की ज़मीन पर सभी अदालतों के लिए मान्य है, उन्हें वो मानना ही पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। अपने द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन न करने पर सर्वोच्च न्यायालय दंड भी देता है उन न्यायालयों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि दोबारा से मुद्दे की जांच करने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। वह अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले की दोबारा से
जांच करने की शक्ति रखता है, यानी कि उसकी दोबारा से समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन करने की शक्ति भी मिली हुई है।